गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो आज जो सीरीज़ नंबर है वो हो गई है 48। अगर आप न्यू व्यूअर हैं और सारे के सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और प्लेलिस्ट क्रिएट किए गए हैं प्रैक्टिस सेट डी के नाम से और लिंक दिए गए हैं। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोज़ का लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, लाइव क्लास भी मैंने स्टार्ट कर दी है। तो लाइव क्लास की जो टाइमिंग है वो केवल सैटरडे को हो रही है और टाइमिंग रहेगी 4 PM की। तो अगर लाइव क्लास में हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सैटरडे 4 PM जुड़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया है, शिवाली नुमानी 1914 ईस्वी तक जीवित देवबंद मदरसे के समर्थक में थे। उनके संबंध में निम्न में से कथन कौन सा सत्य नहीं है? तो पहला कहता है वे लोकतंत्रवादी होने के साथ साथ साम्राज्यवाद के विरोधी थे। बिल्कुल सही है। वे कांग्रेस के उच्च आदर्शों के प्रशंसक थे, ये भी करेक्ट है। सी कहता है वे सैयद अहमद खां के अंग्रेजों के प्रति भक्ति को उचित मानते थे। यहाँ गलत हो रहा है तो ये हम सी यही हमारा आंसर बन जाएगा। वे इस्लामी एकता के समर्थक थे, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी चुनेंगे। देवबंद मदरसे के समर्थक शिवाली नुमानी सर सैयद अहमद खां के अंग्रेजों के प्रति भक्ति को उचित नहीं मानते थे। उन्होंने 1884 से 1885 में लखनऊ नख्तल उलमा दारुल उलूम की स्थापना की। ये मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के सुधार हेतु अंग्रेजी एवं यूरोपीय विज्ञान को शामिल करने के समर्थक थे। 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान था? तो जो योगदान रहा है वो रहा है पश्चिमी शिक्षा, हो जाएगा ऑप्शन सी। 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में पश्चिमी शिक्षा का योगदान सर्वाधिक कहा जा सकता है। अंग्रेजों तथा ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान एवं विचार का प्रभाव बढ़ने लगा। अंग्रेजों द्वारा स्वयं की शीर्षता स्थापित करने से भारतीय धर्म समाज विरासत पर हमले शुरू हुए, जिसके प्रत्युत्तर में भारतीय पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। भारत के किस वर्ग ने पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाया? भारत के किस वर्ग ने पश्चिमी संस्कृति को प्रारंभ में अपनाया? तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। शिक्षित हिंदू अभिजात्य मध्यम वर्ग ने सर्वप्रथम पश्चिमी संस्कृति को अपनाया था। राजा राम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की, वह थी संवाद कौमुदी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका संवाद कौमुदी थी। इस बंगाली पत्रिका का प्रकाशन 1821 में किया गया था। राजा राम मोहन राय समाज सुधारक के साथ साथ भारतीय पत्रकारिता के भी अग्रदूत थे। राजा राम मोहन राय ने फारसी में मिरातुल अखबार का भी प्रकाशन किया। 1929 के शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित की गई। तो इसके द्वारा जो आयु निर्धारण हुआ है वो हो जाएगा 14 वर्ष। डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 ईस्वी में शारदा अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की उम्र 18 वर्ष व लड़कों की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान हैं ये थे अब्दुल लतीफ। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान हैं अब्दुल लतीफ।
बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता अब्दुल लतीफ खां को माना जाता है। उनके द्वारा कलकत्ता में 1863 में स्थापित लिटरेरियन सोसाइटी मुस्लिम में सुधार का प्रथम प्रयास था। ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये थे कर्नल स्लीमैन। ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय कर्नल स्लीमैन, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक था, को जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश प्रशासक ने किया? तो ये किया गया है विल्किंसन के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। सर विलियम जोन्स 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय को उद्घाटित करना तथा भारत के अतीत को प्रकाश में लाना था। इसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के माध्यम से 1787 में विल्किंसन ने श्रीमद् भगवत गीता तथा हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कौन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक था? तो ये थे सर विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व विज्ञान तथा साहित्य के अध्ययन के 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। बाद में इसे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में लिखा। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में विल्किंसन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सन 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ की थी? तो ये स्थापना हुई है बारानगर में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में सर्वप्रथम मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप बारानगर में की गई। उसके बाद 1889 में बारानगर से स्थानांतरित करके कलकत्ता से के पास बेलूर में रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना की गई। मिशन का दूसरा मठ अल्मोड़ा में मायावती नामक स्थल में स्थापित किया गया। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य धार्मिक तथा सामाजिक सुधार था। कौन सा कथन ब्रह्म विवाह अधिनियम के विषय में सही नहीं है? जो इनकरेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। तो यहां हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहु विवाह पर रोक नहीं लगाई गई। जब सती प्रथा और शिशु हत्या जब सती प्रथा और शिशु हत्या को बंद करने से ही स्त्रियों की अवस्था नहीं सुधरी, अपितु उनके लिए विधवा विवाह की अनुमति और विवाह की आयु बढ़ाने जैसे सकारात्मक कार्य करना भी आवश्यक था। ब्रह्म समाजियों ने विधवा विवाह के प्रश्न पर वाद विवाद किया। तत्पश्चात ब्रह्म समाजियों ने इसे लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने पुराने संस्कृतियों और वैदिक उल्लेखों से यह सिद्ध किया कि वेद विधवा विवाह की अनुमति देता है। उन्होंने लगभग 1 सहस्त्र हस्ताक्षरों से अनुमोदित एक प्रार्थना पत्र भारत सरकार को भेजा और अंत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में विधवा विवाह को वैध बना दिया। उस विवाह से उत्पन्न बालक को वैध तथा बाद में बाल विवाह अधिनियम पारित कराया गया, जिसके द्वारा बाल विवाह को मंजूरी दी गई तथा बहु विवाह पर रोक लगा दिया गया। आगे आते हैं। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कौन थे? अब्दुल लतीफ,
नवाब अब्दुल लतीफ हो जाएंगे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो व्याख्या बहुत लंबी है फ्रेंड्स, तो मैं आपको स्क्रॉल कर देती हूँ। बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या पढ़ने में मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है। छोटी व्याख्या को जो रहेगी वो मैं ज़रूर रीड कर दूंगी। गुब्बार ए खातिर के लेखक हैं अबुल कलाम आजाद। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद का भारतीय अरबी वंश में मक्का में जन्म हुआ। 1923, 1939, 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान रहे। 1947, 1958 तक नेहरू जी के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री रहे। ये उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बार ए खातिर, कॉल ए फैजल, तज़किरात व तजुर्म उल कुरान जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना इन्होंने की। पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ये कहा जाता है एम.जी. रनाडे को। पश्चिमी भारत के समाज सुधारक महादेव गोविंद रनाडे के प्रयास से सार्वजनिक समाज विडो मैरिज एसोसिएशन सोसाइटी की स्थापना हुई। और यहाँ पे ये भी व्याख्या बहुत लंबी दी गई है फ्रेंड्स, तो अगर आप रीड करने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? ये थे दयानंद सरस्वती। तो इनके बारे में भी बहुत सारी जानकारी यहाँ दी गई है, तो आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो वीडियो को पॉज करके इसे रीड कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा ज्योतिबा फूले के विषय में सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की, ये बिल्कुल गलत दिया है। ए कहता है उन्होंने अपने में बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को समाहित किया, बिल्कुल सही है। बी कहता है छुआछूत को उन्होंने हिंदू धर्म का एक कलंक के रूप में लिया, ये भी करेक्ट है। सी कहता है उन्होंने दास्तां शीर्षक एक पुस्तक लिखी, ये भी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर बन रहा है। और ये भी व्याख्या बहुत डिटेल में दी गई है, तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर देती हूँ, आप अपने से इसे रीड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 1929 के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो जो प्रमुख प्रावधान था वो हो जाएगा लड़के लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित की। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। 1929 के सादा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो इसमें लड़कों और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित कर दी गई थी। 1929 के सादा एक्ट बना जिसे सिविल मैरिज एक्ट कहते हैं। इस एक्ट द्वारा 14 वर्ष में कम आयु की कन्याओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया और बहुपत्नी प्रथा समाप्त कर दी गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय स्थित है अंडयार में। फिर से जो व्याख्या है बहुत डिटेल में है, तो फिर से मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाऊंगी इसे। इच्छा है तो वीडियो को पॉज करके इसे आराम से रीड करें। केशव चंद्र सेन के बारे में कौन से तथ्य सही हैं? तो जो तथ्य सही है
वो हो जाएगा, कूट भी दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। एक कहता है वह सन 1857 में ब्रह्म समाज के सदस्य बने, बिल्कुल सही दिया हुआ है। ब्रह्म समाज से अलग होकर उन्होंने नए संगठन की स्थापना की, ये भी करेक्ट है। तीसरा कहता है व्यापक भ्रमण करने वाले वे प्रथम समाज सुधारक थे, ये भी करेक्ट है। उनकी मृत्यु सन 1905 में हुई, ये गलत दिया है। 1 2 3 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। केशव चंद्र सेन के बारे में यहाँ पे विकल्प जो हमने टिक किया है वही हो रहा है, और केशव चंद्र सेन की मृत्यु 1884 में हुई। सत्य शोधक मंडल की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना करने वाले थे ज्योतिबा फूले। पहली बार महाराष्ट्र में 1870 में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन ज्योतिबा फूले ने शुरू किया। उन्होंने गुलामगिरी 1872 नाम से एक पुस्तक भी लिखी। सत्य शोधक मंडल समाज में एक संगठन भी बनाया। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया? तो ये नारा दिया गया है आर्य समाज के द्वारा, नारा ये दिया गया है। आर्य समाज की स्थापना बंबई में 1875 में हुई। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती ने भारतीय और स्वदेशी का प्रचार किया। उन्होंने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया। आर्य समाज का सिद्धांत निम्नलिखित है। वेद ही सत्य ज्ञान का स्रोत है। वेदों के आधार पर मंत्र पाठ और हवन करना, मूर्ति पूजा का खंडन, तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का विरोध, कर्म एवं पुनर्जन्म अथवा जीवन के आवागमन के सिद्धांत में विश्वास, एक ईश्वर में विश्वास जो निरंकार है, स्त्री शिक्षा में विश्वास, बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध, कुछ विशेष परिस्थिति में विधवा विवाह का समर्थन, हिंदी एवं संस्कृत भाषा के प्रसार का समर्थन करना आदि। धार्मिक क्षेत्र में आर्य ने वेदों की श्रेष्ठता पर दावा किया। उसी आधार पर उन्होंने मंत्र पाठ, हवन, यज्ञ, कर्म आदि पर बल दिया। आर्य समाज ने अनेक ऐसे कट्टर व्यक्तियों के निर्माण में योग दिया जो कट्टर हिंदू की भावना को लेकर भारतीय राष्ट्रीयता के समर्थक बने। इससे भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में अत्यधिक सहायता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ? गोपाल हरि देशमुख हो जाएंगे, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो कल मिलते हैं फ्रेंड्स, वापस मॉर्निंग में ही मैं वीडियो अब अपलोड करूँगी, तो सुबह की स्टडी के लिए आप रेडी हो जाएं। और पहले भी मैंने जानकारी दी थी कि लाइव क्लास भी मैंने स्टार्ट कर दी है। लाइव क्लास वीकली हो रही है, ओनली सैटरडे 4 PM। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।